मुझे अपने किरदार को और मजबूत करना होगा ना, उसके खिलाफ साजिश तो नहीं करनी। मुझे अपने किरदार को, अपने प्रोग्राम को लोगों के लिए और बेहतर और पॉपुलर करना होगा। मुझे और बेहतर एजेंडा लेके आना होगा ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हों। और पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क के लोगों की एक रवायत है। इस पर लोगों को एक वक्त के अंदर ये महसूस हुआ और उनको इस तरफ खींचा गया कि पीटीआई में लोगों ने जाके रिफ्यूज तो नहीं मैं कह सकता, लोगों ने एक अपना ख्वाब की तकमील वहां देखी, लेकिन अब उनके ख्वाब बुरी तरह चकनाचूर हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी विल कम बैक। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई परमानेंट फीचर है। हाँ, मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव किस जमात के नहीं होते। एक वक्त था जब मुस्लिम लीग की 17 सीटें थी या 14 सीटें थी शायद, और उसके साथ भी वक्त था। आज फिर उनके ऊपर वक्त है। तो ये उतार चढ़ाव चलते हैं। सर, खबर चल रही है 2 दिन से कि चीनी का जो है वो स्कैंडल सामने आया है। हमने माजी के अखबारात जब देखते हैं हम, तो वहाँ पे भी यही था कि पाकिस्तान में चीनी चोरी हो रही है। और उसके बाद एक बात ये भी चीज़ सर के कॉमन है, उसके रिलेटेड है कि एक गवर्नमेंट जब हुकूमत में आती है तो सियासी जमात वो अपोजिशन पे जुल्म सितम करती है, जब वो अपोजिशन पे आती है तो उसके साथ होता है। चीनी का बहरान भी सर यही हो रहा है। पीटीआई जब इक़्तिदार में आई है, आप लोगों पे जुल्म हुआ है। आज वो लोग जब इक़्तिदार से अपोजिशन में आए, उन पे जुल्म हो रहा है। तो मुल्क में ये चीज़ ख़त्म कब होगी? जब सियासतदान मिल बैठेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि मुल्क के हालात बड़े तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। लोगों का इदारों के ऊपर और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल इदारों के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा ही है। तो सियासतदानों को इस समाज को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए मिल बैठ के आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करने होंगे। एहतजाज करने की भी कोई लिमिट्स तय करनी होंगी, असम्बलियों के अंदर भी, असम्बलियों के बाहर भी। और ये चीनी का जो बहरान है, इसके अंदर तो जी हुकूमतें कोशिश करती रहती। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके खिलाफ स्कैंडल्स बने, उसके दौर में अवाम की ज़िंदगी में तकालीफ आए। लेकिन ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक अपना खेल होता है, सो उन्हीं का एक दिए हुए फिगर्स होते हैं कि जी मुल्क में इतनी चीनी मौजूद है और सरप्लस हो गई है, फिर उन्हीं के फिगर्स होते हैं। तो हुकूमत पैनिक होकर बाज़ वक़्त फैसले कर लेती है। लेकिन मैं कई प्रोग्रामों में ये गुजारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास चीनी थी और एक्सपोर्ट हुई तो पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज कमाया। अब चीनी बाहर से आ रही है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा तो वो ऑलमोस्ट वही या उससे भी कम देना पड़ेगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, चीनी एक्सपोर्ट हुई, फॉरेन एक्सचेंज आया, हुकूमत को पैसे मिले सेठ को। आज चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी होने से सेठ पैसा कमा रहा है, मिल ओनर पैसा, जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो पैसा कमा रहा है। आज अगर हुकूमत चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर रही है तो वो किसके खिलाफ कर रही है? क्या वो अवाम के खिलाफ कर रही है या उन सेठों और मिल मालिकों के खिलाफ कर रही है? आज अगर चीनी आएगी, चीनी का रेट कम होगा तो किसका मुनाफा कटेगा? अवाम का या सेठ का? स्टोर की हुई है सेठ का। तो सेठ का मुनाफा। तो ये तो एक अच्छा फैसला होगा। हमें तो ये इसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। और इसी तरह हमें पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी देखने की ज़रूरत है कि कौन सा फैसला आवाम के लिए बेहतर है। उस फैसले के ऊपर हुक्मरानों को भी और दीगर लोगों को भी, सब जमातों को बैठ के फैसले करें। सर, हाल ही में पंजाब असम्बली में एहतजाज होता है मरियम नवाज की तकरीर के दौरान, और उन रहनुमाओं को, उन अरकान को जो सूबाई असम्बली है, उनको जो है वो डी-सीट, मतलब उनके खिलाफ रेफरेंस आता है, उन पर जो ये थे इजलास, इनकी पाबंदी लगाई जा रही है। तो क्या जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने जो वहाँ के रूल्स एंड प्रोसीजर और कानून है उसके मुताबिक मूव किया है। अब कानून के इंटरप्रिटेशन तो वो खुद ही करेंगे, स्पीकर ही करेंगे ना जी। उनको जो उनका लीगल ब्रांच है उसने भी राय दी होगी, उसके ऊपर जो फाइनल राय आएगी वो तो किसी अदालत की आएगी। अब वो अपना रेफरेंस लेके चले गए हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी राय देगा। बात यहीं तो नहीं रुक जाएगी। अगर बात आगे चली तो फिर कोर्ट में चली जाएगी। तो स्पीकर की राय दुरुस्त थी या नहीं थी, ये फैसला तो अल्टीमेटली किसी अदालत ने करना, इंटरप्रिटेशन जो। लेकिन दूसरी बात यह है कि एहतजाज के भी ना कोई लिमिट्स हैं। ऐसे मुझे आज़ादी इजहार मुझे है हासिल है, मुझे आज़ादी तकरीर हासिल है, मुझे मूवमेंट की आज़ादी है, मुझे असम्बली की आज़ादी है, मुझे एहतजाज करने की आज़ादी है। ये सारी आज़ादियाँ मेरी उस वक्त तक हैं जब तक आपकी आज़ादी में मुखल नहीं होती। मुझे आज़ादी इजहार है जहाँ मैं आपकी ज़ात को मजरूह नहीं करता। मुझे मूवमेंट की आज़ादी है जहाँ मैं आपकी आज़ादी में खलल नहीं डालता। आजकल हमारा एहतजाज के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे जो हम कर रहे हैं, हम भी इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी, मैं भी, हमसे भी माजी में गलतियां हुई हैं,
हम असेंबलियों में थे, हम भी एहतजाज करते थे, इसी तरह शोर करते थे। ये अलग बात है कि हमारे सीनियर्स जो थे वो हमें एक हद से आगे नहीं जाने देते थे, लेकिन जिस हद तक हम गए वो भी हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं है, काबिल मिसाल नहीं, अफसोसनाक है। वो भी नहीं होना चाहिए था, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन अब तो हद से बात आगे बढ़ गई। अब रोड के ऊपर एहतजाज होता है, कभी एक ग्रुप, कभी दूसरा ग्रुप, कभी कोई सियासी जमात, कभी कोई मजहबी जमात उठती है और वो कहती है जी कि मैं पंजाब असेंबली बंद करूंगा, मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, मैं ये करूंगा। और हुकूमत जो है वो डरी हुई होती है, वो कानून का जो पूरा तरह जोरदार कानून इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम सड़कें खोद देते हैं, खंदकें खोद देते हैं, पुल तोड़ देते हैं ताकि मूवमेंट रोकी जाए। अब ये एहतजाज का कौन सा रंग है कि जब आप पूरा रियासती निज़ाम मुअत्तल कर देते हैं, जब आप लोगों की शहरी जिंदगी में अजाब डाल देते हैं, लोग घरों में जा रहे हैं, एम्बुलेंसेज बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, सब कुछ। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी इजहार है, आज़ादी प्रोटेस्ट है, उसकी एक लिमिट मुकर्रर करनी होगी। इसी तरह असेंबलियों के अंदर भी ये आज़ादी नहीं है कि आप गाली गलौज पे उतरें, ये आज़ादी नहीं है कि आप लोगों के गिरबान पकड़ना शुरू कर दें। अगर इस हद से आप आगे जाएंगे तो फिर कोई कानून तो रास्ते में आएगा। मैं ये समझता हूं कि जो हुआ बुरा हुआ, अफसोसनाक है। अब स्पीकर साहब को भी चाहिए कि वो भी जरा तहम्मुल से काम लें, समझदार आदमी हैं। जो कुछ उन्होंने किया है अभी तक वो हो गया, अब इस मामले को वो रोके, इससे आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, एक सबक के तौर पर लेना चाहिए। और ये उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि यहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन मेंबरान के खिलाफ ये एलिगेशन है कि उन्होंने गाली गलौज की है, उन्होंने अपनी हदूद फलांगी है, उनको भी चाहिए कि वो उस पर माजरत करें और आइंदा ना करने की यकीन दहानी कराएं। ये मामला सेटल होना चाहिए, इसको इस तरह हल नहीं होना चाहिए, इससे बेहतरी नहीं होगी, तलखी और बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि अगर हम इसको ठीक नहीं करते, एहतजाज का कोई लिमिट मुकर्रर नहीं करते, तो जो अवानों के अंदर हो रहा है, अवाम पहले ही सियासी जमातों से, सियासी निज़ाम से, इस पूरे स्ट्रक्चर से कोई बड़े खुश नहीं है, ना खुश हैं। वो लोगों को पूरी तरह उम्मीदें नहीं हैं, लोगों की उम्मीदें पूरी तरह हम पूरी नहीं है वो कर सके। लेकिन मजीद जब लोग देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है तो उनका इन इदारों के ऊपर से और एतबार उठता है। ये इंतहाई खतरनाक बात है। अब ये लिमिट अखीर हो गई है, इसको अब रोकना होगा और सियासी क़यादत को अपने सियासी और दीगर इश्यूज़ के साथ साथ इस इशू के ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर आखिरी सवाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सीनियर सियासतदान, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, पीटीआई की जितनी सियासी क़यादत थी वो जेलों में है और कहा यह जा रहा है कि जब तक वो बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे वो जेलों में ही रहेंगे। तो क्या पीटीआई को के लिए, अगर पीटीआई को वापस इस सियासी माहौल में लाना है तो उन सियासतदानों को रिहा करके कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए? देखिए, उनको तो रिहा करने का प्रोसीजर अदालतों का ही है। हुकूमत उनके खिलाफ केसेस वापस लेगी, अब तो अदालतों की कस्टडी में चलेंगे। लेकिन बहरहाल वो सीनियर सियासतदान है, उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए। मिडल वे निकाले जाते हैं, सियासी रास्ते निकाले जाते हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके लिए दो तरफा, अगर पीटीआई गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात नहीं करेगी रास्ते नहीं निकलेंगे। फिर उनके एहतजाज के रास्ते हैं वो कर लें। जो ये तरीकाकार इस वक्त इस्तेमाल होता है कि एक फ़र्द आता है, वो बाहर आके कहता है बानी पीटीआई ने ये कहा है, उनकी फैमिली का कोई दूसरा फ़र्द आ जाता है, वो कहता है उन्होंने ये कहा है, तीसरा बंदा को मिल के आता है उन्होंने ये कहा है। तो ऐसी कैफियत में पीटीआई के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये अमल पीपल्स पार्टी के साथ माजी में बहुत बड़ा खौफनाक रहा। एक वक्त था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एग्जाइल थी, जब ज़िया-उल हक के दौर में एग्जाइल थी, पीपल्स पार्टी पे बड़ा मुश्किल वक्त था। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ये फॉर्मल मीडिया, ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, इसलिए उसकी खबर उतरा नहीं जाती थी। वरना इतना खौफनाक हालात थे, इतने हमारे पे मजालम थे, बता नहीं सकते। लेकिन उस दौर में भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने कारकुनों से रब्ता रखा, लेकिन यहाँ मौजूद क़यादत को इख्तियार दिए रखे कि वो फैसले करें। उसके बीबी शहीद दोबारा फिर वो एग्जाइल उनको होना पड़ा, उनकी हुकूमतें बार बार गिराई गई, दूसरी दफ़ा गई तो यहाँ पे मौजूद फिर हमारी क़यादत को फैसले करने का इख्तियार दिया गया। याद कीजिए, एक वक्त आया जब पीपल्स पार्टी को इसी तरह इलेक्शन से रोक दिया गया, पीपल्स पार्टी को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
एक जमात के तौर पे रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी गई। उसी दिन सेम डे यहाँ पे मौजूद क़यादत ने फैसला किया, बीबी शहीद को फ़ोन किया, फ़ोन पे बात करने के बाद उसी दिन नई जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए हम आगे बढ़ गए और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर कराई, उसके निशान तीर लिया और इलेक्शन में चले गए। तो ये सियासत, आपके पास जो जमहूरियत है ना, ये कोई बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोई मिसाली जमहूरियत नहीं है। आप गिवन सर्कमस्टांसेस में एक जमहूरी रवैयों के साथ आगे बढ़ना है, जितनी स्पेस आपके पास है उसमें खेलना है और आपने मजीद अपनी जमहूरी स्पेस पैदा करनी है। ये रास्ता है इसका, और तो कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।